रात के करीब 10:30 बज रहे थे। घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली कच्ची पगडंडी पर सन्नाटा इतना गहरा था कि खुद के सांस लेने की आवाज भी किसी डरावनी गूंज जैसी लग रही थी, जो सन्नाटे को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। माधव और रमेश, दो दोस्त, शहर में दिन भर की मजदूरी खत्म करके अपने गांव की ओर पैदल बढ़ रहे थे। अरे भाई माधव, हाथ पैर तो जैसे जवाब दे रहे हैं। अभी तो गांव भी नहीं पहुंचे और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है। पानी की। अभी गांव पहुंचेंगे, फिर बाल्टी उठाओ और निकल पड़ो उस दूर वाले गांव की तरफ। बात तो सही है रमेश। सुबह खेत का काम, दिन भर शहर की मजदूरी और रात को ये कोस भर की पैदल यात्रा सिर्फ 2 बाल्टी पानी के लिए। भाई मुझे तो डर लगता है। रात के साढ़े 12-1 बज जाते हैं पानी लेकर लौटते हुए। लोग कहते हैं इस जंगल के रास्ते में छलावा घूमता है। दोनों दोस्त तेज कदमों से चलने लगे। आधे घंटे की मशक्कत के बाद वे अपने घर की सीमा पर पहुंचे और सीधे अपने घर की ओर भागे। आ गए आप लोग। कितनी देर कर दी। घड़े में एक बूंद पानी नहीं है। प्यास के मारे गला सूख रहा है। बस अभी हकलता हूं नीलिमा, रमेश भी तैयार ही होगा। संभल कर जाना। आज रात कुछ ज्यादा ही काली लग रही है और सुना है कि पड़ोस वाले गांव का कुआं भी सूखने लगा है। डरावने जंगल की तरफ चल पड़ा, लेकिन इस बार उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे उस दूर वाले गांव जाने के बजाय शॉर्टकट ढूंढने की सोच रहे थे। माधव भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो दूर वाला गांव जाने में तो हमें 2 बज जाएंगे। क्यों ना हम पास वाले पुराने कुएं की तरफ चल कर देखें, शायद वहां थोड़ा पानी मिल जाए। पागल हो गया है क्या? वो कुआं सालों से बंद है और लोग कहते हैं वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे भाई, ये सब वहम है। आज थकान बहुत है। अगर वहां पानी मिल गया तो जल्दी घर लौटकर सो पाएंगे। चलो भाई, कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, चलो। लेकिन अगर पानी नहीं मिला तो तुरंत वहां से निकल लेंगे। वे उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। पत्थर का बना वो कुआं बहुत पुराना था। उस पर काई जमी हुई थी। किस्मत ही खराब है भाई, यहां भी एक बूंद पानी नहीं है। कुआं तो पत्थर जैसा सूखा पड़ा है। अब क्या करेंगे? अब तो वो दूर वाला गांव ही आखिरी रास्ता है। तभी जंगल के अंधेरे से एक परछाई उभरी। एक आदमी हाथ में बाल्टी लिए उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसे देखकर माधव और रमेश के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकला और हाथ में लोहे की एक पुरानी बाल्टी पकड़ी हुई थी। उसे इतनी रात को अकेले जंगल में देखकर माधव और रमेश की धड़कनें तेज हो गईं। भाई, ये आदमी कौन है? इस वक्त इस सूखे कुएं के पास ये क्या कर रहा है? पता नहीं भाई, शायद हमारी तरह ये भी पानी ही ढूंढ रहा होगा। अरे भाई, तुम दोनों इतनी रात को बाल्टी लेकर इस उजाद कुएं पर क्या कर रहे हो? यहाँ तो बरसों से पानी की एक बूंद नहीं टपकी। जी भाई, हम अपने गांव से आए हैं। हमारे यहाँ भी पानी खत्म हो गया है। सोचा शायद यहाँ कोई उम्मीद मिल जाए, पर यह कुआं तो पत्थर जैसा सूखा पड़ा है। आप कौन हैं? मैं भी पानी का ही मुसाफिर हूँ भाई, पास के गांव का रहने वाला हूँ। सारा इलाका तप रहा है, गला सूख कर कांटा हो गया है, इसीलिए इस तरफ निकल आया। लेकिन भाई, यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है। हम तो अब उस बहुत दूर वाले गांव जाने की सोच रहे हैं। उतना दूर जाओगे तो सुबह हो जाएगी भाई, और शरीर में इतनी जान भी तो होनी चाहिए। क्यों ना हम तीनों साथ मिलकर ढूंढें। मुझे जंगल के अंदर एक ऐसे गुप्त स्रोत का पता है जहां पानी कभी नहीं सूखता। गुप्त स्रोत? हमने तो कभी सुना नहीं कि इस घने जंगल में कहीं पानी है। हर कोई नहीं जानता भाई। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। प्यास बुझ जाएगी और बाल्टियां भी भर जाएंगी। अकेले जाओगे तो रास्ता भटक जाओगे, साथ चलेंगे तो डर भी नहीं लगेगा।
माधव और रमेश ने एक दूसरे की तरफ देखा। थकान इतनी ज्यादा थी कि वे और ज्यादा पैदल चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। प्यास ने उनकी सोचने समझने की शक्ति कम कर दी थी। माधव भाई, क्या कहते हो? अगर ये सही कह रहा है तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। नीलिमा भी घर पर इंतजार कर रही होगी। पता नहीं रमेश, मन कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर पानी तो चाहिए ही। ठीक है भाई, आप आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। तीनों आगे बढ़ने लगे। वह अजनबी आदमी सबसे आगे चल रहा था। चलते चलते जंगल और भी घना होता जा रहा था। झिंगुरों की शोर अब किसी के रोने जैसी आवाज में तब्दील हो गया था। भाई, कितना और दूर है? हम तो जंगल के बिल्कुल बीच में आ गए हैं। यहाँ तो रास्ता भी नहीं दिख रहा। बस थोड़ा और भाई, प्यास का फल मीठा होता है। देखो, सामने वो बड्ढा वाला बरगद का पेड़ दिख रहा है, वहीं पास में कुआं है। रमेश, तुझे कुछ महसूस हो रहा है? ये आदमी, इसके पैरों की आवाज नहीं आ रही। और देख, ये कितनी तेज चल रहा है, जैसे हवा में तैर रहा हो। माधव और रमेश उनके होश उड़ गए। उस आदमी की कोई परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी। रमेश, पीछे देख, इसकी परछाई नहीं है। इससे पहले कि रमेश कुछ देख पाता, वह अजनबी आदमी अचानक रुक गया। वो कुएं के पास खड़ा था। वातावरण एकदम ठंडा हो गया। माधव और रमेश डरते डरते कुएं की मुंडेर के पास पहुंचे। उन्होंने जैसे ही नीचे झांका, कुएं के अंदर से एक सड़ांध भरी बदबू आई। पानी तो दूर, अंदर बस काली गहराई थी। तभी वह अजनबी आदमी जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, वो धीरे धीरे बदलने लगा। वो देखते ही देखते गायब हो गया और उसकी जगह एक लाल साड़ी दिखने लगी। उसका चेहरा डरावना होने लगा। आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई और बाल हवा में सांपों की तरह लहराने लगे। माधव भाई, ये आदमी नहीं है, ये तो छलावा है, ये चुड़ैल है। प्यास लगी थी ना तुम दोनों को? अब इस कुएं में उतरो, मैं तुम्हारी प्यास हमेशा के लिए बुझा दूंगी। रमेश, भाग, अपनी बाल्टी छोड़े और भाग, ये हमें मार डालेगी। दोनों दोस्त अपनी जान बचाकर उल्टे पांव भागने लगे। उनके पीछे उस छलावे की भयानक हंसी गूंज रही थी। जंगल का रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। माधव और रमेश के फेफड़े फटने को हो रहे थे। झाड़ियां उनके शरीर को खरोच रही थी, लेकिन उन्हें दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था। उनके पीछे उस छलावे की डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। वह हंसी कभी दाहिनी तरफ से आती तो कभी बाईं तरफ से, जैसे वो चुड़ैल उनके चारों तरफ हवा में तैर रही हो। अचानक रमेश का पैर एक जड़ में फंसा और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। आह, माधव भाई, रुको, मेरा पैर। जल्दी उठ रमेश, हिम्मत मत हार भाई, वो हमारे बिल्कुल पीछे है। माधव भाई, वो देखो, वो पेड़ के ऊपर से हमें देख रही है। उसकी आंखें वो आग की तरह जल रही है। माधव ने ऊपर देखा। बरगद की एक ऊंची टहनी पर वो छलावा बैठा था। उसकी लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी। वो छलावा अचानक नीचे कूदा, लेकिन जमीन पर गिरने के बजाय वो धुएं की तरह गायब हो गया। उठ भाई, जल्दी उठ, ये रास्ता हमें भटका रहा है। हम जितनी तेज भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम वहीं के वहीं हैं। दोनों दोस्त लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उन्हें दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी घर का दिया जल रहा हो। भाई देखो, वहां रोशनी, लगता है हम गांव के करीब पहुंच गए। चलो जल्दी चलो। रुक भाई, इतनी रात को जंगल के बीच में रोशनी, संभल कर, कहीं ये भी उसका कोई नया रूप न हो। जैसे जैसे वे रोशनी के करीब पहुंचे, उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक औरत पीठ फेर कर बैठी थी। उसे देखकर माधव के कदम ठिठक गए। अरे, ये तो कोई औरत है। चलो भाई, इससे रास्ता पूछते हैं।
शायद इसके पास थोड़ा पानी भी मिल जाए। रमेश देख, इसकी वेशभूषा ये नीलिमा जैसी लग रही है। नीलिमा भाभी वो यहाँ जंगल में क्या कर रही होंगी? वो औरत धीरे से मुड़ी। वो सच में माधव की पत्नी नीलिमा ही थी। आ गए आप लोग। मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। बहुत प्यास लगी होगी ना। देखो, मैंने ठंडा पानी रखा है। नीलिमा, तू यहाँ कैसे? तू तो घर पर थी, और ये झोपड़ी ये यहाँ कब से है? आप रास्ता भटक गए थे ना, मैं आपको ढूंढने आई थी। प्यास लगी है तो पानी पी लो। नीलिमा ने मिट्टी का एक घड़ा उनकी तरफ बढ़ाया। रमेश प्यास के मारे इतना व्याकुल था कि उसने बिना सोचे समझे हाथ आगे बढ़ाया। रुक रमेश, हाथ मत लगाना। देख, उस घड़े के अंदर देख। माधव के इतना कहते ही वो झोपड़ी और वो औरत दोनों धुएं की तरह गायब हो गए। अब उनके सामने वही डरावना छलावा खड़ा था। उसकी हंसी से पूरा जंगल थर्रा उठा। बच नहीं पाओगे। आज रात तुम दोनों का लहू इस सूखी जमीन की प्यास बुझाएगा। माधव भाई भागो, इस बार पीछे मत देखना। वे दोनों फिर से पागलों की तरह भागने लगे। भागते भागते उन्हें सामने से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। माधव, रमेश, कहाँ हो तुम लोग? ये आवाज, ये तो सच में नीलिमा की लग रही है, या फिर ये फिर से कोई धोखा है। वे भागते हुए एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां सच में नीलिमा और गांव के कुछ लोग हाथ में लाठी और मशाल लिए खड़े थे। आप लोग इतनी देर कहाँ रह गए? हम सब बहुत डर गए थे। नीलिमा, सच में तू ही है ना? पीछे देख, वो छलावा। जैसे ही गांव वालों ने मशाल उस तरफ घुमाई जहां से माधव और रमेश भाग कर आए थे, वहां सिवाय अंधेरे और सन्नाटे के कुछ नहीं था। वो छलावा गायब हो चुका था। सन्नाटा छा गया था। मशालों की पीली रोशनी में माधव और रमेश के चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। वे हाँफ रहे थे और उनकी आंखों में अब भी वही खौफ था जो उन्होंने उस पुराने कुएं के पास देखा था। आप दोनों ऐसे क्यों भाग रहे थे? और आपके हाथ में बाल्टियां कहाँ हैं? क्या हुआ जंगल में? बाल्टियां वो वहीं रह गई नीलिमा। वहां इंसान नहीं था, वो छलावा था। उसने तेरा रूप भी धरा था नीलिमा। तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो कि वापस लौट आए। उस पुराने कुएं पर छलावा का साया सालों से है। वो प्यासे मुसाफिरों को पानी का लालच देकर अपना शिकार बनाती है। आज के बाद कभी उस रास्ते पर अकेले मत जाना। नीलिमा, हम घर चलना चाहते हैं। अब हमें पानी नहीं चाहिए। हम बिना पानी के रह लेंगे, पर उस मौत के साए के पास दोबारा नहीं जाएंगे। गांव वाले उन्हें लेकर गांव की तरफ बढ़ने लगे। रमेश और माधव बीच में चल रहे थे और उनके चारों तरफ मशालें जल रही थी। जैसे ही वे अपने घर के करीब पहुंचे, माधव को अचानक महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसका नाम पुकार रहा है। माधव, माधव, मेरी बाल्टी तो लेते जाओ। माधव के पैर जम गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ गांव वाले थे। उसे लगा शायद ये उसका वहम है। वे सब माधव के घर के आंगन में पहुंचे। रमेश भी वहीं रुक गया क्योंकि वो अकेले अपने घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। माधव भाई, आज रात मैं यहीं सोऊंगा। अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। रमेश, मुझे कुछ नहीं दिख रहा भाई। लगता है डर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। माधव ने अपनी आंखें मली। जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे एहसास हुआ कि छलावा उसे पागल कर देगा। पूरी रात दोनों दोस्त जागते रहे। सुबह की पहली किरण फूटते ही जैसे जंगल का वो भारीपन कम हुआ। रमेश भाई, आज से एक बात गांठ बांध ले। प्यास कितनी भी हो, थकान कितनी भी हो, लेकिन कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। सही कहा भाई। अब से हम वही दूर वाले गांव जाएंगे जहां सब लोग जाते हैं। भले ही रात के 3 बज जाएं,
पर हम रास्ते के उस शैतान को दोबारा मौका नहीं देंगे। उस दिन के बाद माधव और रमेश ने कभी उस पुराने कुएं की तरफ रुख नहीं किया। गांव में बारिश हुई और पानी की किल्लत खत्म हो गई। लेकिन आज भी जब कोई अनजान मुसाफिर उस जंगल के रास्ते से गुजरता है तो उसे एक आदमी बाल्टी लिए हुए मिलता है जो उसे पानी के उस पुराने कुएं की तरफ बुलाता है। पर माधव और रमेश जानते थे कि वो पानी नहीं बल्कि मौत का रास्ता है। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन उस जंगल का सन्नाटा आज भी उन चीखों को अपने अंदर समेटे हुए है जो कभी उस कुएं से बाहर नहीं आ पाई। छलावा आज भी वहां इंतजार कर रहा है किसी नए प्यासे मुसाफिर का।